विरोध तो हमारा फिर भी यही था कि भाई हम क्या नाम जो है हमने आगे निर्दलीय अपनी बिरादरी के प्रति भर दिया पर्चा पार्टी के उसमें। लेकिन बिरादरी का जिस तरह से लोकदल के कैंडिडेट मिथिलेश पाल से बिरादरी को जैसा परेशानी है, मतलब गलत कैंडिडेट चुनाव कर लिया, तो बिरादरी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। प्रेशर कौन देगा? प्रेशर लोक दल वाले आपके जैन कोई प्रेशर नहीं, यहाँ किसी प्रेशर के दबाव में हम कभी आए नहीं। हम वैसे किसान यूनियन के सिपाही हैं, हमारे पे कोई प्रेशर चलता ही नहीं। दोस्तों नमस्कार। आप लगातार हमारी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, आपके कमेंट्स ये बता भी रहे हैं कि आप गंभीरता से देख रहे हैं और बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स आप कर रहे हैं। और इसी तरह कमेंट करते रहिए, रिएक्शन देते रहिए अपना। और अभी साथ के साथ आप शुरू कर दीजिए कमेंट करना, रिएक्ट करना शुरू कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप में से कुछ मित्र ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम लोग ग्राउंड पर गए थे मीरापुर में। हमने कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं जो आपको देखने को मिलेंगी चैनल पे, आप देख सकते हैं। और एक काफ़ी बड़े इलाके में हमने विजिट किया है और अलग अलग कास्ट के बीच में, अलग अलग रिलीजन के बीच में और अलग अलग एज के लोगों के बीच में हमने इंटरेक्शन किया है। इस इंटरेक्शन के बाद बहुत चौंकाने वाली बातें कुछ सामने आ रही हैं जिन पर आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और राजेश भाई साहब, आप बताइए पहले कि आपको क्या लगा। दो तीन खबरें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ पहले। एक तो महत्वपूर्ण खबर ये है कि मीरापुर में जो एक द्वंद्व चल रहा है आरएलडी के भीतर मिथिलेश पाल के कैंडिडेचर को लेकर के, वो अभी थमा नहीं है। आज भी वहां पर जाटों की एक मीटिंग हुई है मीरापुर, मोरना में, मीरापुर के। और उस मीटिंग में कई नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि भाई जिस वक्त जो है पार्टी संकट की स्थिति में थी 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त में, तब यहाँ जमीन पर लोग संघर्ष कर रहे थे पार्टी को बचाने के लिए, संगठन को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए। और बाद में जिन्होंने लाठियां खाई हैं, बाद में जिन्होंने मुकदमे झेले हैं और जो लोग लगातार लड़ते रहे हैं, उनको दरकिनार करके एक ऐसे नेता का प्रत्याशी के तौर पर चुनाव करना जो भाजपा में ही चला गया, वो उचित नहीं है। तो इस तरह की बातें वहां कही गई। आपको कुछ फुटेज भी हम सुनाना चाहेंगे, सुनिए वहां क्या बातें हुई। लेकिन बिरादरी का जिस तरह से लोकदल के कैंडिडेट मिथिलेश पाल से बिरादरी को जैसा परेशानी है, मतलब गलत कैंडिडेट चुनाव कर लिया, तो बिरादरी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसका विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में हमने उन लोगों ने मकाम अपना कैंडिडेट अपना भी बन जाते हैं, तो हमने जो पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद में इन्होंने जो पर्चा कैंसिल कर दिया। अब बिरादरी की हमने पंचायत प्रस्तावित थी, हमने वहाँ बुलाई, अपनी बात बताई, निर्णय उन पर छोड़ दिया। 11 आदमियों की समिति अंदर गई, उसने फैसला जो है मिथिलेश पाल को हराने वाले कैंडिडेट के पक्ष में दे दिया। अब विधायक खैर राजेश भाई साहब, आपने ये वहाँ की फुटेज भी देखी और वहाँ जो हुआ मीटिंग में वो भी देखा आपने, और आपने आज ग्राउंड पे विजिट भी किया। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस समय मीरापुर के इलेक्शन? डॉक्टर साहब देखिए, अभी चूंकि मैं शुरुआत नगीना से करूँगा। आज हम लोग लगभग 7-8 गाँव में गए और जब गांव के लोगों से बात करी, तमाम वर्गों से बात करी, तो एकदम चौंकाने वाली मामला सामने आया। आप देखिए, जब हम भेड़ा गांव है, जहाँ भेड़ा गांव में जब हम जाते हैं, तो भेड़ा गांव में जब हम दलितों से बात करते हैं, भेड़ा सादात जब उनसे बात करते हैं, तो वहाँ जो बुजुर्ग लोग थे जिन्हें हम मानते थे कि जो 55-60 साल के लोग हैं वो बसपा कैडर के लोग हैं, वो ये कहते नजर आए कि भाई हम लंबे समय बहन जी के साथ रहे। और उन्होंने आज बहन जी को कटवा को बता दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर उन्हें वोट देते हैं तो हम चंद्रशेखर को हराने का काम कर रहे हैं। दूसरा आप देखें, आज चोरा वाला गाँव में जब गए तो चोरा वाला गाँव में एक अजब टाइप की कहानी थी। वहाँ हमें लगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे कि वो कादिर राना से प्रभावित हैं और वहाँ कादिर राना समर्थक एक में मिले। इसके अलावा जो 10-15 लोगों से बात करी, वो सब इस बात पे थे कि जाहिर हसन बहुत मजबूत कैंडिडेट है। और मैं तो ये हैरत में पड़ गया
कि मुझे लग रहा कि जब 2024 का चुनाव होता था, नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़े थे, तो कई बार जब डिबेट होती थी तो डिबेट में आपने एक बार कहा था कि वहाँ चंद्रशेखर का मुकाबला है बीजेपी से, और चूंकि वहाँ गए भी थे हम लोग, तो वहाँ जो मैसेज था वो ओम कुमार जो बीजेपी के विधायक और मनोज पारस जो सपा के थे उनके बीच मुकाबला था। समीकरण कुछ इस तरह के थे कि ओम कुमार के साथ में मनोज पारस नहीं थे, सपा से शायद मुझे लगा हाँ वो मनोज नाम था उनका, जय साहब थे वो। मनोज तो सपा से वो जज था, रिटायर्ड। हाँ रिटायर्ड जज थे। हाँ हो सकता है कि मैं नाम मतलब हाँ। तो जब वो लगा तो हमें लगा कि बीजेपी के पास तो चूंकि लोकदल का गठबंधन था, टोटल जाट वोट राघव का कैडर और बीजेपी का कैडर, मैंने कहा ये बड़ा वोट बैंक है। और आप देखिए कि वहाँ जिस तरह रिजल्ट चौंकाने वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद वहाँ इतनी बड़ी लीड लेके जीते। और आज मैं देख के इसलिए हैरत हो गया, जब हम मोरना पहुंचे तो मोरना बड़ी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा थे मुस्लिम। उन्होंने तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही। इससे तो मुझे ये लगा कि अब मुकाबला मिथिलेश पाल और शंभू राणा के बीच में नहीं है, जैसा उन्होंने बताया। अगर ये परसेप्शन है, क्योंकि मौके पे जाके जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तब पता चलता है। अगर उनकी बात माने और जिस तरह का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि झोजा है, झोजा जो जाति होती है एक मुस्लिमों में, कि झोजा बड़ी संख्या में मीरापुर में है, और झोजा जाति से जाहिद हुसैन जो आज़ाद समाज पार्टी के हों उम्मीदवार हैं कि वो है। उन्होंने कहा कि राणा है कितने, उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो कन्वर्टेड भाषा में उन्होंने कहा रामगढ़ के रामगढ़ है कितने, बोले इस बार हम जवाब देंगे सब झोजा एक मंच पे। जब लोगों से बात हमने की, क्योंकि मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी, मुझे ये नहीं पता था कि क्या जो मुस्लिम समुदाय है वहाँ भी इस तरह की बातें होती हैं। जिस तरह की बातें हम लगातार बीजेपी में सुन रहे हैं कि वहाँ कुछ गुजर संगठन नाराज हैं, वहाँ जाट, आज हमने देखा भी मोरना में जिस तरह जाटों की मीटिंग हुई और वो लोकदल के जैन चौधरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रामक थे, विरोध में बोले, इस तरह की बात वहाँ सामने निकल कर आई। मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि झोजा जाति के हैं जाहिद हुसैन और इस बार हम इन्हें वोट देंगे। हमने उनसे पूछा कि इसके पीछे क्या करके हुए, उन्होंने कहा कि अकेले मुस्लिम कोई नहीं जीतेगा, चंद्रशेखर आजाद के साथ में आजाद दलित हैं लगभग 90%, और 90% दलित है, और झोजा जाति के लोग इतने हैं, इतनी वोट हैं कि हमें किसकी जरूरत भी नहीं है, और हमारे साथ तो बहुत सारी जाति है। दरअसल राजू में से एक बात और है इसमें कि जैसे 2024 का जिक्र किया आपने नगीना का, तो शुरू में चंद्रशेखर को लोग सीरियसली कंसीडर नहीं कर रहे थे। लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में फाइट होगी, दोनों के कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और परसेप्शन यही था। लेकिन चंद्रशेखर धीरे धीरे लड़ते गए और उनका चुनाव स्विंग करता चला गया और वो धीरे धीरे मेन फाइट में आ गए, और इलेक्शन के टाइमिंग तक सिचुएशन ये बन गई कि चंद्रशेखर में और बीजेपी में इलेक्शन हो गया। तो ये अप्रत्याशित नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये संभव है। दरअसल इलेक्शन में लोगों का मूड स्विंग करता रहता है, जरूरी नहीं है कि जो अभी है वो कुछ दिन बाद हो। जैसे मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, चौधरी चरण सिंह जी मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़े और उनके इलेक्शन के दौरान एक व्यापारी की हत्या हो जाती है गंगनहर से जाते हुए, और उस हत्या के बाद उसके पहले तक चौधरी साहब का पूरा एकदम वन वे चल रहा था इलेक्शन, और उस घटना के बाद अचानक से पूरा इलेक्शन स्विंग कर जाता, बदल जाता। मेरठ की एक घटना थी जब डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मेरठ शहर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, तो एक व्यापारी की हत्या हो जाती है उसी दौरान से। और वहाँ पे उस दिन प्रचार के लिए अमित शाह उस समय आए थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के लिए रोड शो करने, लेकिन वो गुस्सा आक्रोश से भर गए लोग। अमित शाह जी जो है घटना के बाद प्रदेश में यूपी में जो है अखिलेश यादव सरकार थी, तो उसके ऊपर पूरा डाइवर्ट करके इशू को रोड शो कैंसिल करके चले गए। लेकिन उसके बाद से पूरा इलेक्शन जो है वो पीक पे नहीं आया वाजपेयी जी का, वो प्रदेश अध्यक्ष रहते, चुनाव हार गए। तो ऐसे ही किसी भी इलेक्शन में लास्ट मोमेंट पे कैसे लोगों का मूड स्विंग कर जाएगा, कैसे वोट शिफ्टिंग हो जाएगी, ये बड़ा अप्रत्याशित होता है। और हम भी देख रहे हैं कि शुरू में टिकट डिक्लेयर होने के बाद से लग रहा था कि सिंबुल राणा में और आरएलडी बीजेपी के कैंडिडेट में फाइट होगी। फिर आरएलडी बीजेपी से जो कैंडिडेट आती है मिथिलेश पाल, वो बीजेपी से उधार की कैंडिडेट आती हैं। तो जब वो आती हैं तो आने के बाद सीन कुछ अलग होता है, फिर फ्रिक्शंस पैदा होते हैं उनके कैंडिडेचर को लेके, मीटिंग शुरू होती हैं, जैसा आपने आज बताया भी कि भाई जाट दावेदारों की तो उसमें उपस्थिति नहीं थी, लेकिन वोटर्स की उपस्थिति थी और उन्होंने बड़ी नाराजगी इसको लेके जाहिर की। तो ठीक इसी तरह से जातीय खांचों में मुस्लिम मतदाता भी बटा हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है,
मेरा ये मानना है कि मुस्लिम मतदाता अंतिम तक ये वॉच करेगा कि बड़ा वोट बैंक किसके पास है जो बीजेपी को हरा सकता है। और निश्चित तौर पे 19% वोट कम नहीं होता, 19% दलित वोट है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, 38% ओबीसी जिसमें अदर ओबीसी भी शामिल है और 38% मुस्लिम, 19% दलित और लगभग 5-6% इसमें जो है जनरल कास्ट वोटर्स हैं। तो 19% में से जो बड़ा शेयर जिस कैंडिडेट के पास जाता दिखाई देगा, मुस्लिम कैंडिडेट लास्ट मोमेंट में उसकी तरफ शिफ्ट हो सकता है, अप्रत्याशित नहीं है ये। और ये इसकी बानगी आज हमें ग्राउंड पे देखने को भी मिली कि अलग अलग गांवों में अलग अलग पल्स देखने को मिला। कई गांव ऐसे मिले जिनमें कादिर राणा सपोर्टर्स भी थे, जिनमें आज़ाद समाज पार्टी के सपोर्टर्स भी थे, जिनमें जो है कुछ ऐसे भी मिले मुस्लिम अप्रत्याशित ढंग से जिन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट करेंगे। तो ये एक खास बात दिखाई दी है इसमें। तो मुझे लगता है हमें कुछ मुद्दों का भी जिक्र करना चाहिए कि इस बीच में क्या क्या मुद्दे लोगों की जबान पे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वोटर्स के माइंडसेट को प्रभावित कर रही हैं। एक बार मैं फिर दोहराऊंगा, जब हम ककरौली जाते हैं तो एक ककरौली में सोनू जाटव लड़का मिलता है, लड़का तो नहीं कह सकते उसको, मध्यम। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं अपने बच्चों से भी कहूंगा कि मैं अगर कल ना रहा तो वोट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को देना है, मतलब केतली को देना है। कही ये बात केतली कहा उन्होंने, जुबान पे दो नाम चढ़े हुए हैं उनकी जबान पे असल में। जब हमने देखा कि चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, वो एडवोकेट पहले लगाते हैं। और दूसरा केतली, जब ये पूछते हैं वहां मतदाता से, हमने पूछा वोटों से कि आपका मूड क्या है, तो वो केतली उनके जुबान पे आता है। तो सिंपल जुबान पे चढ़ गया चंद्रशेखर। दो जो बुजुर्ग दलित थे, मेरे ख्याल में एक ने अपनी उम्र 73 ईयर बताई, हाँ, और एक ने लगभग 67 साल बताई। बिल्कुल। जब उनसे आपने सवाल किया कि आपने जब आप जवान हुए आपने पहला वोट किसे डाला, हाँ, उन्होंने कहा हमने कांग्रेस को डाला था, निश्चित। तब कांग्रेस थी। हाँ। और उन्होंने कहा कि 1990 के बाद भी जब काशीराम जी आए हाँ। तो फिर हमने बसपा को वोट देना शुरू किया। हाँ। और जब उनसे ये सवाल आपने किया कि आज आप आजाद समाज पार्टी की कार्यालय के पास बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि नौजवान लड़का है, ये वकील है, ये हमारी बहुत पैरोकारी करता है, बहुत पैर भी करता है, और अब हम नहीं नौजवान भी देंगे। उन्होंने कहा कि जिस पैटर्न पे नगीना से हमने चंद्रशेखर को जिताया था, उसी पैटर्न को हम यहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, जिताएंगे। मैं डॉक्टर साहब हैरान कर गया कि वो बुजुर्ग लोग, और जहाँ वो बैठे हुए थे मोरना, वो लगभग 17-18 किलोमीटर दूर से आए थे, वो किसी के साथ भी नहीं आए थे, खुद ही आए अपने चलते हुए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह नगीना में मामला हुआ, परसेप्शन का चूंकि धीरे धीरे ऐसी बनता है, हमने बहुत कमजोर माना था नगीना में चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन आज जब ग्राउंड रिपोर्ट देखी तो अब बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समझ मिले, सबसे अब उन्होंने यही बात की। और मैं तो इस बात को लेकर बड़ा हैरत में था कि मुस्लिम समाज में भी जाति की बात आने लगी। उन्होंने कहा कि झोजा समाज से है, झोजा की संख्या बहुत बड़ी है, राणा कितने हैं? हाँ, और वो जो कैंडिडेट हैं चंद्रशेखर के, वो भी झोजा हैं, और झोजा के गांव जो है ज्यादा हैं। और कादिर राणा तो कन्वर्टेड हैं, तो वो जो है कन्वर्टेड में मुस्लिम राजपूत हैं, रामगढ़ कहते हैं उनको मुजफ्फरनगर की भाषा में। तो वो तो इस तरह से कह रहे थे रामगढ़ हैं कितने, झोजा ज्यादा हैं, तो हम पूरा इलेक्शन पलटने की। और वो धोबी थे बीच में, धोबी, हाँ धोबी भी थे। हाँ, वो हमने पूछा आप कौन है, बोले मैं मुस्लिम धोबी हूँ, हम भी झोजा के साथ हैं, बोले इनके साथ लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो राणा है मुस्लिमों में, ये अपर कास्ट वाले हैं, और जो झोजा हैं वो अति पिछड़ा हैं। तो जिस तरह हम बीजेपी की बात कर रहे हैं कि भाई अति पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ आ गया, तो जैसे उन्होंने वो वर्ग की बात करी, इसका मतलब मुस्लिमों में भी जो पिछड़ा वर्ग है, बड़ी कम्युनिटी उनके साथ जाने वाली है और जा सकती है, जैसा हमने हाई देखा। और दूसरा डॉक्टर साहब, जब मोरना में वो जो जाटों की मीटिंग चल रही थी जाट समाज की, वहाँ वक्ता जिस तरह आक्रामक थे वो जैन चौधरी को लेकर, जब उन्होंने ये कहा कि 2013 का भी सीन याद कर लो, जैन चौधरी को संबोधित कर रहे थे, वो वहाँ नहीं थे, उनके वो 2013 का नाराजगी दिखी, बोले 2013 का भी वो समय याद कर लो, तब हम खड़े हुए थे, चौधरी साहब दिल्ली में बैठे हुए थे, हम लोगों ने संघर्ष किया और शांति व्यवस्था बनाने का हमने काम किया। और आज जब हमारा नंबर आया तो आज बीजेपी के हाथ में अपनी सीट दे दी। तो हालांकि ये जो आक्रोश है, मुझे लगता है कि आक्रोश में जब लोग इकट्ठा होते हैं, मीटिंग होती है, कई बार ऐसा होता है देहात में कि गुस्सा जो मन से होता है, वो गुस्सा ठीक है, जब लंबे समय संघर्ष होता है, जिससे आमने सामने लड़ाई होती है, तो अलग बात है कि पॉलिटिकल नेता दलों को मिला लेते हैं, लेकिन दिलों की दूरी को नहीं मिला सकते। आज देख के मीरापुर में ये रहा, जिस तरह जाट समाज के लोग बहुत आक्रोशित थे, बहुत आक्रामक शैली में बोल भी रहे थे, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
चलिए खैर ये तो देखते हैं कि किस करवट वोट बैठेगा, वोट शिफ्टिंग किस तरफ होती है, दलित किस तरफ कंसोलिडेट होते हैं, चंद्रशेखर कितना बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, और दलितों का कंसोलिडेशन अगर चंद्रशेखर की तरफ ज़्यादा होता है तो क्या इससे मुस्लिम मत प्रभावित होंगे और कादिर राणा की बहू के बजाय, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट के बजाय वोट शिफ्टिंग नगीना के पैटर्न पे आज़ाद समाज पार्टी की तरफ हो जाएगी। तो इसका लिटमस टेस्ट होना बाकी है, अभी हम नज़र बनाए रखेंगे बारीकी से, क्योंकि हर दिन वोटर का मूड स्विंग होगा, हर पल स्विंग होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि रियल पल्स आप तक पहुंचे। कई और खास बातें हैं जिनका आपको जोड़ना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे लगातार हम लोग इस चुनाव में हमें ये कभी महसूस नहीं होगा कि उस कम्युनिटी में इस तरह की बात होगी, पर जैसा हमने ये बात सुनी इसी तरह का माहौल नगीना में था। और अगर यही माहौल रहा तो राणा जी मुझे लग रहा है कि मुकाबला शंभू राणा से नहीं, मुकाबला मिथिलेश पाल और जाहिर हसन हो सकता है। कैसे देखते हैं इसके लिए हमें अभी नौजवान में लगातार बात कर रहे थे, आज नौजवान ने बहुत सारे मुद्दों पर बात करी, जहाँ किसान गन्ने के भुगतान को लेकर बात कर रहे हैं, गन्ने के रेट को लेकर बात कर रहे हैं, वही नौजवान रोजगार को लेकर बात कर रहे थे। नहीं, इसमें भी मुझे एक फर्क दिखाई दिया कि जैसे कास्ट वाइज ये जो टेंडेंसी है ये बदली, और एक ही कास्ट में भी कई तरह के कलर्स सामने आए। हमने देखा कि जो अति पिछड़ा समुदाय है हिंदू वोटर्स में, उसमें जो बुजुर्ग हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड दिखे इस बात को लेके कि सरकार अच्छा काम कर रही है। खास तौर पे जब हम कुछ कश्यप मतदाताओं से बात कर रहे थे, सैनी और पाल मतदाताओं से बात कर रहे थे, तो उन्होंने सरकार को लेके बड़ी खुशी जताई। और एक महिला तो हमें ऐसी मिली जिसको ये नहीं पता था कि ये इलेक्शन जो है किसी एमएलए के कैंडिडेट के लिए है। उसका ये मानना था कि मोदी जी इलेक्शन फाइट कर रहा है, और एक बार तो मोदी जी पिछली बार तो सरकार बनाई ली थी उन्होंने, अब उनकी सरकार बननी है इस चुनाव से। तो उस महिला ने कहा कि मोदी जीतेगा, मोदी मजबूत स्थिति में है। तो उसको कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं था, कोई कैंडिडेट के बारे में नहीं पता था। और कई लोगों ने ये भी कहा, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू था। उन्होंने कहा हमारे साथ लूटपाट की घटनाएं हो जाती थी, बदमाश ठिकाने पे हैं, जेल में हैं या ऊपर चले गए हैं, तो हमें बड़ी राहत मिली है। तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर से बड़े वो राहत में दिखाई दी। और कईयों ने तो ये भी कहा जो छोटे किसान थे जिनकी चीनी मिल पे कम गन्ना जाता है या जो सब्जियों की खेती करते हैं, गन्ने के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो उनका भुगतान का कोई मसला नहीं था। उन्होंने कहा भुगतान हमारा तो हो गया पूरा, और ना उनकी भाव की कोई लड़ाई भी थी ऐसी गन्ने के। लेकिन उनकी जो नई जनरेशन थी, वहीं हमने देखा जब हम एक ही घर में बैठ के बात कर रहे थे तो बुजुर्ग जो है वो संतुष्ट दिखाई दे रहे थे कामकाज से। लेकिन जब हमने नौजवान से बात की तो उसने कहा कि वो 8वीं या 10वीं पढ़े हुए थे, और उसने कहा कि साहब मेरा तो काम कोरोना में बंद हो गया था, उसके बाद से कोई काम चला नहीं, दुकान थी रेडीमेड गारमेंट्स की जो बंद हो गई, फिर रन नहीं की और कोई काम नहीं है। तो एक बड़ा संकट इस पूरी बेल्ट में ये दिखाई दिया है हमें कि नौजवानों के पास काम नहीं है, महंगाई से लोग परेशान हैं। एक जगह तो वही कश्यप परिवार जो मोदी जी के बारे में फेवरेबल बातें कर रहा था, दूसरी तरफ वो परिवार इस बात से भी परेशान था कि साहब महंगाई थोड़ा ज़्यादा है, आलू का भाव उसने 30 रुपये किलो बताया, आटे का भाव 30 रुपये किलो बताया, प्याज टमाटर का भाव महंगा बताया। लेकिन फिर अल्टीमेटली ये कहा कि साहब जान पहले है, सिक्योरिटी पहले है, और इसको प्रकृति पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि साहब इसके पीछे तो सरकार का दोष नहीं है, महंगाई बढ़ रही है तो ये तो मौसम की मार की वजह से कुदरतन है। अपना एग्जाम्पल दिया, अपना एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि साहब हमारी फसल बर्बाद हो गई, कम पैदा हुई तो ऐसे हो गया। तो खैर इस तरह की बातें हैं। तो वो कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, और उस एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आदमी की, और उसका वो किस धर्म, जाति, उम्र, समुदाय से आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब हम आमतौर पे ऐसे सैंपल्स लेते हैं और बात करते हैं, ग्राउंड पे पल्स लेते हैं, तो कई बार कुछ लोग उतावलापन कर देते हैं, तो बहुत वैरायटी वाला सैंपल नहीं लेते। तो बहुत वैरायटी वाला सैंपल, ये एकदम शुरुआती पल्स है दोस्तों। हमने जब आज ग्राउंड पे पहली बार विजिट किया है इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद उस इलाके में, तो शुरुआती पल्स में हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हो सकता है कि जब हम और डीप पेनिट्रेट करेंगे, जब लगभग 117 के आसपास गांव शायद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, जब हम कम से कम 60, 70, 80 गांव घूम चुके होंगे, तब हमें एक रियल तस्वीर, पिक्चर उभर के आएगी मोटी मोटी कि ये सीन बनने जा रहा है। खैर मुद्दे बहुत सारे हैं, और हमने देखा कि हाईवे कुछ अच्छे बन गए हैं,
रोड नेटवर्क अच्छा बना है लेकिन अच्छे अस्पताल नहीं है, गांव-गांव कैंसर के मरीज भी हैं, और जो बड़ी बीमारियां हैं हार्ट की, किडनी की, कैंसर जैसी बीमारियां, उनके इलाज के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ अस्पताल नहीं है इस तरह के, एजुकेशन की बहुत बेहतर फैसिलिटी भी नहीं है, कोई इस तरह के रीजनल लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, लेकिन वहाँ यूथ की आकांक्षाएं और अपेक्षा ये सब नहीं है। अल्टीमेटली बह जाते हैं लोग। अप्रत्याशित ढंग से एक नौजवान मिला जिसको, एक किसान का बेटा जिसने MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया था और उसको कोई काम नहीं मिला। शुरुआत में उसने कुछ प्राइवेट सेक्टर की नौकरी की और फिर उसने बताया कि साहब जो है वो नौकरी ठीक नहीं थी, ठीक से मिल नहीं पा रहा था। खेती है तो खेती ज़मीन 50-60 बीघा ज़मीन थी उस परिवार के पास, वो ठेके पे दे रखी है, तो कोई बहुत फ्यूचर पर्सपेक्ट दिखाई नहीं दे रहा उनको, ब्राइट फ्यूचर। एक मोटा पैसा खर्च करने के बाद भी, MSc IT करने के बाद भी, और 12-14 साल एजुकेशन हासिल किए हुए हो गए, रोजगार नहीं मिला उनको, तो इसको लेके वो बड़ा असंतुष्ट थे कि साहब जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो उसमें सर्वाइवल रेट बहुत पुअर है। तो ऐसे इश्यूज ग्राउंड पे हैं जरूर, लेकिन वो जो एक गर्म हुआ है, जैसे हमने देखा कि खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिस तरह का बयान दिया है कादिर राणा को लेकर के, तो अल्टीमेटली इलेक्शन तो शायद उस तरफ जाने वाला है, उस तरह की बात होगी, बटोगे तो कटोगे की बात होगी, या शायद फिर ये वाली बात होगी जो विक्रम सैनी कर रहे हैं। विक्रम सैनी ने कहा कि साहब कादिर राणा के बारे में पूछा मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि वो तो गुंडा है, और वो एक इनके यहाँ जब छापा पड़ा था तो एक जेई को पेड़ पे लटकवा दिया था मेरठ में इन्होंने। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई रियलिटी है तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, विक्रम सैनी तो खुद MLA रह लिए, तो अगर खुद विधायक रहते हुए एक अपनी ही जाति के जेई को न्याय नहीं दिलवा सके विक्रम सैनी, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, उनको फाइल खुलवा देनी चाहिए थी जिसमें जो FIR उनके मुताबिक दर्ज है कादिर राणा पे, उनके मुताबिक। हम इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा हुआ था। विक्रम सैनी ऐसा दावा कर रहे हैं, तो विक्रम सैनी साहब को ये करना चाहिए था कि वो उस फाइल को खुलवाते, इन्वेस्टिगेशन करवाते, री इन्वेस्टिगेशन कराते, CBI तक पहुंचवाते मामला। अब तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और मल्टीपल इंजन सरकार है, तो और वो होता तो जस्टिस मिल जाता उस फैमिली को। खैर ऐसी बहुत सारी बातें ड्यूरिंग द इलेक्शंस आएंगी, एक्शन पे रिएक्शन, बटोगे तो कटोगे, और गुंडा गैर गुंडा ये सब चलेगा। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही है राजेश भाई साहब, कि कादिर राणा अपनी बहू के इलेक्शन को बहुत साइलेंट तरीके से लड़ रहे हैं, कहीं मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं वो, कहीं उनका चेहरा मीडिया में दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को वो बाइट नहीं दे रहे हैं। एक तरफ जहां इस असंतोष को दबाने के लिए और इस नाराजगी के स्वर को पीछे ले जाने के लिए, एक नैरेटिव गढ़ने के लिए, जिस तरह से बीजेपी ने तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू दिए हैं, बीजेपी और RLD के नेताओं ने, और लगातार ये कहा है कि साहब हम नाराज नहीं हैं और हम विनिंग सिचुएशन में हैं, और ये तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है उन इंटरव्यूज के जरिए, तो वैसा कुछ दूसरी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। ना चंद्रशेखर आजाद वैसा कर रहे हैं, ना कादिर राणा वैसा कर रहे हैं, वो साइलेंटली फोकस कर रहे हैं चुनाव पर। तो शायद वो ऐसा चाहते हैं कि वो साइलेंटली इलेक्शन वोटर तक लेके जाएं। अगर वो इन बयानबाजियों में उलझेंगे तो शायद इलेक्शन दूसरी दिशा में चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऐसा ही है। देखो, अब अगर हम पूर्व विधायक विक्रम सैनी की बात करें, जैसा उन्होंने कहा, जिस भाषा में उन्होंने कहा, हमें लगता है कि ये दूसरी बार बीजेपी की गवर्नमेंट है, 2017 से लगातार सरकार बीजेपी की बन रही है। जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए और जिस भाषा में बात की, कादिर राणा का आरोप लगाया, मुझे लग रहा है कि अब ये चूँकि माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि माहौल, और हमें लग रहा है कि जिस तरह ये माहौल कर रहे हैं, आज आपने देखा होगा जब वहाँ बैठे हुए थे तो जाहिद हसन की ओर से वही बात की जा रही थी जो बात विक्रम सैनी ने की, निश्चित है ना। तो हमें लग रहा है कि कादिर राणा के बारे में जो नैरेटिव विक्रम सैनी ने बनाया, सेम नैरेटिव चंद्रशेखर के जो सपोर्टर्स हैं उनके कैंडिडेट के, वो भी सेम नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे जब हमने उनकी मोरना की एक सभा में भाषण सुने। वो कादिर राणा को घेर रहे हैं वो भी। और चूंकि घेरने का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जिस तरह की बयानबाजी। मैं सुन रहा था परसों अनुराधा चौधरी भी एक गांव में गई, हमारे लिए संबोधित किया, तो उन्होंने भी ये कहा कि एक हो जाओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसका नुकसान हो जाए बीजेपी RLD कैंडिडेट को, और ये वोट शिफ्टिंग जो है, अगर
अगर ये कादिर राणा की तरफ से वोट शिफ्टिंग किसी भी तरह से ये मैसेज चला गया कि बड़ा वोट शेयर जो है चंद्रशेखर के कैंडिडेट के पास है और उस तरफ हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है भारी पड़ जाएगा? जो ककरौला के बड़े मियाँ थे, जो ककरौली के थे बड़े मियाँ, जब उन्से ये बात की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कादिर राणा के पास में कोई अदर वोट नहीं है, मतलब वो तो चंद्रशेखर की, उन्होंने कहा और हमारे पास अदर वोट है, हमारे पास दलित बड़ी संख्या में है, बसपा हमारे लिए, बसपा का कटवा वोट है। अब उन्हें एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं लगातार, हमें लग रहा है कि कहीं आरएलडी भाजपा गठबंधन तो इस चक्कर में रहे कि हमारी फाइट कादिर राणा से है और वहाँ खेल दूसरा हो जाए। और ये देखिए चंद्रशेखर लगातार बहुत साइलेंटली छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, और उनके भाषण के जो सार है वो भी बड़ा मतलब रियलिस्टिक इश्यूज उसमें उठा रहे हैं। अभी कादिर राणा साहब का भाषण सुनना बाकी है, क्योंकि उनके वीडियोस तो आ नहीं रहे हैं और प्रिंट मीडिया भी बहुत पब्लिश कर नहीं रहा है उनको, और हमने भी उनका अभी तक कोई भाषण नहीं सुना, कहीं पे देखा नहीं उनकी सभा को। उनके बेटे भी रोड शो कर रहे हैं, हालांकि शाह मोहम्मद, तो ये उनको सुनने के बाद अंदाजा होगा। हमने चंद्रशेखर को तो सुना है, चंद्रशेखर तो लगातार रियल इश्यूज उठा रहे हैं, ग्राउंड के इश्यूज। वो यहाँ तक संभालेड़ा में भाषण देते हुए यहाँ तक जिक्र करते हैं कि इस गांव के 60% घरों पे प्लास्टर नहीं है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, इलाज की सुविधा नहीं है। तो वो जो ग्राउंड, जो रियल लाइफ के जो इश्यूज हैं उनको रेज कर रहे हैं वो, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही पॉलिटिकल मूव है चंद्रशेखर का ये। तो निश्चित तौर पे ये जटिल स्थिति जरूर है इस चुनाव के लिए, और अभी ये मसला हमें लगता है कि ये तिकोनी जैसी फाइट बन रही है। इस तिकोनी फाइट में किस तरफ इलेक्शन शिफ्ट हो जाएगा आखिर तक जाते जाते, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या ट्रायंगुलर फाइट है? क्या फाइनली जाते जाते चंद्रशेखर मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, उनकी फाइट होगी मिथिलेश पाल से, या कादिर राणा की बहुत सुंबुल राणा की फाइट होगी? आप क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद, नमस्कार।